हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये हिंदी कैसे करेंगे, आर ओ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एस हम कर रहे हैं स्पेशली फॉर आर ओ एंड ए आर ओ या पी सी एस में भी आपके काम आ जाएगा। और ये दृष्टि का ऐसे यूज़ कर रहे हैं, दृष्टि एस्ट का, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मदद करूँगा समझने में, या थोड़ा सा पढ़ने में आपको ना पढ़ना पड़े। चलिए आइए देखा जाए। तो पहला ये ऐसे का नाम है जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। तो सुनम्य क्या नाम है, भारत के हेतु वैकल्पिक तकनीकों की बात की गई है। तो विश्व एक ऐसी दिशा में अग्रसर हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है विश्व, जहाँ जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ अपरिवर्तनीय हो सकती हैं, मतलब रिवर्सिबल। अब देखिए, एक बार चेंज हो गया, आप चेंज को तो रिवर्स नहीं कर पाओगे भाई। CO2 बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रहे हैं, टेम्परेचर अगर लार्ज स्केल पे हो गया तो इंसानों के बस का नहीं है कि हर चीज़ कंट्रोल कर सकें। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियाँ को स्वास्थ्य और सतत ग्रह के अधिकार से वंचित कर सकता है, और यह संपूर्ण मानव जाति के हित में हानिकारक हो जाएगा। ये कहा है कोफी अन्नान जी ने। चलिए आइए आगे देखा जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने, अनुकूलन करने और उससे उबरने में समुदायों, पारिस्थितिकी तंत्रों और बुनियादी ढांचों। तो कौन कौन से, देखिए प्रभावों का सामना करना, किसका, जलवायु परिवर्तन से सामना करना, अनुकूलन, ठीक है, उबरने में और इससे उबरने में, बाहर आना कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके इफेक्ट को कैसे कम कर दिया जाए या तो इसको बढ़ने ना दिया जाए। क्लाइमेट चेंज मतलब वर्ष हो, ठीक है, अच्छा तो हो नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज मतलब यहाँ वर्ष हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्रों, बुनियादी ढांचों और बड़े पैमाने पर समाज जैसी विविध प्रणालियों की सामूहिक क्षमता को जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा एक बार और इसको पढ़ लिया जाए। तो ये आघात सहनीयता, रेजिलियंस की बात किया जाए, लड़ने की, क्लाइमेट से लड़ने की क्षमता, रेजिलियंस, कितना रेजिस्टेंस होता ना, एक तरह से रेजिलियंस मतलब रेजिस्ट हो, क्लाइमेट चेंज न होने दे, परिवर्तन को रोका जाए, ठीक है, आघातीय सहनीयता कहते हैं। और इसमें जलवायु दशाओं में बदलाव के कारण होने वाले तनाव और दबाव को बिना किसी महत्वपूर्ण व्यवधान या क्षति के झेलने की क्षमता शामिल है, जिससे इन प्रणालियों की चुनौतियों की दशा में भी कार्यशीलता बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ व्यवधान माने इंग्लिश में अगर देखोगे तो इसको कहते हैं डिसरप्शन, ये हो जाएगा डिसरप्शन, या क्षति माने डैमेज के झेलने की क्षमता शामिल है, जिससे इन प्रणालियों की चुनौती, जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसकी दशा में भी कार्यशीलता बनी रहती है। तो कोई फंक्शनल जो इकोसिस्टम का चलता रहता है, अगर हम रेजिलियंस हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारा इकोसिस्टम का काम चलता रहेगा, ठीक है। मूल रूप से जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इसका तात्पर्य दीर्घावधि में ताप और मौसम के प्रतिरूप में होने वाले स्थायी परिवर्तनों से है। तो मूल रूप से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घावधि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा ताप और मौसम के प्रतिरूप में होने वाले जो परमानेंट, स्थायी मतलब परमानेंट जो परिवर्तन, तो लॉन्ग टर्म पे जो चेंज आ जा रहा है, मतलब जैसे CO2 एमिशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, थोड़े क्षण के लिए हो, क्षण भर के लिए नहीं है ये क्या अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, CO2 एमिशन हो रहा है, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहना चाहिए उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जाता जा रहा है। अब देखिए, यद्यपि क्या कहा गया, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारकों जैसे कि सौर सक्रियता में बदलाव अथवा बड़े ज्वालामुखी उदार होते हैं, इससे भी प्रभावित हुआ है। किंतु 1800 के बाद से देखिए सौर सक्रियता से भी बढ़ा है और ज्वालामुखी उद्वार से भी हुआ है। बट कहना क्या चाहता है कि 1800 के बाद से जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां हो रही हैं। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी जो ग्रीन हाउस गैसें वो उत्सर्जित हो रही हैं। ये गैसें ऊष्मा प्रग्रहित करती हैं और जिससे वैश्विक ताप को बढ़ावा मिल जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जो आघात सहनीयता, जो रेजिलियंस, हम वैकल्पिक तकनीकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने, तो जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता हेतु वैकल्पिक तकनीकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए
और उसके अनुकूल होने के उद्देश्य से समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में तीव्रता और विस्तार के साथ जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अनिवार्यता भी स्पष्ट हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जो तेज़ी बढ़ रही है और फैल रहा है बहुत ज़्यादा, इसमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अनिवार्यता और भी स्पष्ट हो जाती है। हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहा है, तीव्रता और विस्तार इसका ज़्यादा होता है, इसके लिए अनिवार्य हो गया है कि हम ये स्पष्ट किया जाए कि जलवायु परिवर्तन का सामना करें। इसके प्रभावों की बढ़ती गंभीरता जलवायु परिवर्तन के प्रति आघात सहनीयता को वृद्धि करने में वैकल्पिक तकनीकों की महत्ता को रेखांकित करनी है। तो कोई भी वैकल्पिक तकनीक ऐसा निकाला जाए, ऐसा तरीका निकाला जाए, ऐसे जरिए जिससे CO2 इमिशन कम हो, या जो भी कार्बन कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, कार्बन कैप्चर की भी बात की जाती है, और कार्बन कैप्चर का मतलब स्टोर कर लिया गया। तो कार्बन मान लो CO2 है, तो ये कार्बन क्या किया गया, कार्बन निकाल करके ये स्टोर कर लिया जाता है एक फिजिकल फॉर्म में, तो इसको भी कहते हैं कार्बन कैप्चर। सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए तकनीक को महत्व। ठीक है, ये सारा हो गया। चलिए आइए आगे देखा जाए। जलवायु परिवर्तन से भारत के लिए गंभीर चुनौतियां हो सकती हैं, जिसका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य। देखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ भी होगा ना तो कृषि पे होगा, सूख जाएगा पेड़ भाई, पानी जल्दी इवेपोरेशन का, जैसे गर्मी बढ़ेगी, हीट ताप बढ़ेगा, तो भाई क्या कहते हैं, वाष्प क्या कहते हैं उसको, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। फिर अब देखिए पानी की कमी होने लगेगी, या देखिए वर्षा भी बढ़ती है ना, तो आजकल वर्षा ऐसी हो रही है जो फ्लडिंग वाली वर्षा है। ऐसी वर्षा नहीं है जो मिट्टी में जाके मिट्टी में धंस जाए, पानी जाए और नीचे परकोलेट कर जाए मिट्टी के अंदर। ऐसी वर्षा आ रही जो फ्लड क्रिएट कर रही है, वो भी बहुत बेकार है। तो जिसका प्रभाव कहाँ होगा, कृषि, जल संसाधन, कहाँ पे होगा, कृषि पे, जल संसाधन पे, जैव विविधता पे और मानव स्वास्थ्य पर पड़ा है। आघात सहनीयता, देखिए हिंदी थोड़ी सी मेरी वीक है, फिर भी मैं हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर मुझे बोलने में या प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती आ जाती है तो आप माफ़ करिएगा। आघात सहनीयता में वर्धन करने के लिए भारत को ऐसी नवीन तकनीकें, देखिए इनोवेशन चाहिए, ठीक है, नवीन तकनीकें आए, नई टेक्नोलॉजी आए, ऐसी नवीन तकनीकों की आवश्यकता है जिससे सतत विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु जोखिमों जलवायु जोखिमों का शमन संभव हो। तो जो भी जलवायु जोखिम है, इनका शमन संभव हो। चलिए आइए आगे देखा जाए। प्रोजेक्ट लाइफ स्केप सरकार और गैर सरकारी संगठनों का एक प्रोजेक्ट क्या है, लाइफ स्केप। ये सरकार का, गवर्नमेंट या कोई भी गैर सरकारी संगठन, NGO जो होते हैं, इनका सहयोगात्मक प्रयास है जो वन्य जीव कॉरिडोर के पुनरुत्थान पर केंद्रित था। वन्य जीव कॉरिडोर जो है प्रोजेक्ट लाइफ स्केप में भारत के, देखिए वन्य जीव कॉरिडोर क्या है, कुछ नहीं होता है। जैसे अगर ये एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, अब ये मान लो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था, इसको रोड बना दिया आपने, तो ये डिटेच हो गया ना रोड के जरिए, तो रोड के माध्यम से अलग हो गया। अब यहाँ रोड बन गई, ठीक। अब ये देखिए फॉरेस्ट थे, आपने रोड बना दिया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही, तो इधर का जानवर जो है, मान लो ये जानवर है, ये इधर कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, या जा भी सकता है तो उसको, इसके लिए क्या किया गया है, तो ये जो पुल के ऊपर जो है रास्ता बना है, इसके ऊपर पुल बना दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए रास्ता, तो ये पुल बना दिया गया, इसके ऊपर एक पुल बना दिया गया, ठीक। और पुल पे खूब हरियाली लगा दी गई, सिर्फ ऐसा बना दिया जाए कि जानवरों को पता ना चले कि भाई ऐसा अलग से कुछ है, खूब हरियाली कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। मैं कलर अलग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। ये पूरा लैंडस्केप ऐसा हो गया इसका। पेड़ यहाँ लगा दिया गया, यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए, यहाँ भी पेड़ तो लगा था यहाँ पुल पे भी, तो पुल को भी ग्रीन बना दिया गया पूरा, ठीक। तो ये था कॉरिडोर बना दिया गया, इसको कहते हैं कॉरिडोर, ठीक। चलिए आइए, तो इसमें लाइफ स्केप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस यही कहना चाह रहा। भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता, ठीक है, के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। भाई हम लोग चाहते हैं भाई कि एक तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ रहे, 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक तो है भैया, 2030 तक जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी, जो पूरी एनर्जी सप्लाई का 50% से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और 2070 तक हमारा नेट कार्बन इमिशन जो हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, 2070 तक। तो ये सारी हमें उपलब्धियां करनी है, इसे प्राप्त करना है, ठीक है। हम कि देखिए हम एमीटर नहीं हैं, हिस्टोरिकली देखा जाए, इतिहास देखा जाए, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हम एमीटर, बहुत बड़े एमीटर नहीं है ना, हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मेनली है USA, चाइना, ये सब इन्वॉल्व हैं, और कनाडा और भी। हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं, फिर भी हम अपना योगदान कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं इससे। चलिए आइए आगे देखा जाए। भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता की विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु यहाँ देखिए किंतु अक्षय ऊर्जा का विद्युत वितरण तंत्र में विस्तार
और एकीकरण करने में चुनौतियाँ आई हैं। तो देखिए, अक्षय ऊर्जा का विद्युत वितरण करना, उसमें विस्तार, उसको बढ़ाना, ठीक है भाई, ठीक है, तो उसका विस्तार नहीं हो पाया अक्षय ऊर्जा का, कैसे इसका विस्तार किया जाए, उसका एकीकरण करना, इसमें चुनौतियाँ आई हैं। फ्लोटिंग सोलर फार्म, आजकल देखिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट बहुत खुल रहा है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया, फ्लोटिंग सोलर, बताइए किस नदी पे है, क्या है। जैसी नवीन तकनीकों के माध्यम से भूमि की आवश्यकताओं को कम करते हुए, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जल क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो सोलर फ्लोटिंग सोलर फार्म क्यों होता है, कि भूमि जो है, भूमि का कम इस्तेमाल किया जाए, भूमि की आवश्यकताओं को कम करते हुए। फिर इसके बाद है, इसके अतिरिक्त क्या है, ग्रिड स्केल बैटरी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी ऊर्जा भंडारण तकनीकों में प्रगति से अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो रुकावट आई उसका समाधान किया गया। तो अब कैसे, ग्रिड स्केल बैटरी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, तो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज की मदद से और ग्रिड स्केल बैटरी की मदद से, तो इसमें क्या आई है, ऊर्जा भंडारण तकनीकों में प्रगति से अक्षय ऊर्जा के संबंधित रुकावटों में समाधान किया गया। किसके जरिए समाधान किया गया, ग्रिड स्केल बैटरी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। आइए थोड़ा सा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के बारे में आपको दिखा दूं। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज में क्या होता है, ये दिखाते हैं आपको। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, अब इसमें होता क्या है, आइए दिखाते हैं। अब इसमें मान लो यहाँ एक जनरेटर लगा हुआ है, इसको कहते हैं जनरेटर, ठीक है, ये क्या है, ये जनरेटर है। अच्छा, अब जनरेटर से क्या किया गया, एक पाइप यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, यहीं पे, ठीक, ये पाइप, ये कैसे एक पाइप आई हुई है, ठीक, इसमें पानी बह रहा है, ठीक। अब हुआ क्या है, ये ऊपर लेवल पे ये पानी यहाँ एक टैंक से कनेक्टेड है, एक ये रिजर्वायर है, इसमें भी पानी वानी है। अब ये पानी बहता बहता यहाँ आता है। अब यहाँ मोटर लगी हुई है, ये जैसे ही पानी ऊपर से नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया, तो ये मोटर चलने लगती है। जब मोटर टरबाइन चलती है तो इससे बिजली बनती है, टरबाइन, ये टरबाइन घूमेगी, इससे बिजली बनेगी, ठीक है। इससे एक और यहाँ पे रिजर्वायर कनेक्टेड है, चलिए ये हटा दीजिए आप, ये। अब हुआ क्या, अब जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो ये रिजर्वायर से पानी छोड़ा जाता है, ये नीचे आता है, यहाँ पे टरबाइन है, ये टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बन जाती है। अब इससे जो कनेक्टेड चीज़ें हैं, अब क्या हुआ, जब डिमांड गिरती है, जब बिजली सप्लाई की डिमांड गिरती है या नहीं चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लगा रहता है, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, ये सोलर पैनल लगा है, अच्छा, और यहाँ साथ साथ विंड एनर्जी का ये लगा हुआ है, विंड एनर्जी का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी जो एनर्जी बनी, इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है, जब डिमांड गिरती है तो इस पानी को वापस ऊपर भेज देती है। ये पानी ऊपर गया और वापस यहाँ स्टोर हो गया। तो आप देखिए, जब पानी की ज़रूरत, देखिए जब बिजली की डिमांड कम थी तो ये एनर्जी स्टोर किया गया, जो भी एनर्जी इसमें थी सोलर वाली इस्तेमाल करके ये पानी को ऊपर भेज दिया गया, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ गई थी बिजली की, तो यहाँ रिजर्वायर से पानी छोड़ा गया, यह चक्का घूमा और यहाँ बिजली ज़्यादा मिलने लगी, ठीक है। और इस पर काफ़ी अभी चीज़ें हैं, इस पर मतलब पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें कई चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो इस वजह से जो है इसको पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये पूरा आपका पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज था। इसमें कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है, कंटिन्यूस बिजली की सप्लाई होती रहेगी, जैसे जैसी आपकी ज़रूरत है। डिमांड बढ़ी जब बिजली की या कम हो गई, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं, आइए देखा जाए। तो ये हमने देख लिया, पम्प्ड बैटरी और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज ज़रूरी था दिखाना, इसलिए मैंने बता दिया। जैसी ये सब तकनीकों से कुछ रुकावट तो आई है रिन्यूएबल एनर्जी वाले में, बट जिससे विद्युत की विश्वसनीयता आपूर्ति सुनिश्चित होगी, ठीक है, जो मानव वनजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है और प्राणी जात समष्टि पर जलवायु परिवर्तन को प्रभाव का शमन करती है। और क्या करती है ये, और क्या करेगा ये, प्राणी जात समष्टि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का शमन करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप एक बार और देख लीजिएगा। आइए अगला है लाइन, बस समाप्त हो जाएगा कुछ देर में। बेंगलुरु में क्या है, देखिए कितना समय हो गया, चलिए आइए देखा जाए। बेंगलुरु में 100 मेगावाट की क्षमता वाली ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज परियोजना
और तमिलनाडु में 1500 मेगावाट की क्षमता वाली कदमपई पंप्ड स्टोरेज परियोजना। तो कदमपरई पंप्ड स्टोरेज परियोजना तमिलनाडु में है और बेंगलुरु में 100 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड स्केल बैटरी परियोजना है। ठीक है, ये सब सारी परियोजना आई थी। जैसी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, ये सब अक्षय ऊर्जा स्रोतों की रुकावट को दूर करने में और निरंतर बिजली, देखिए यहाँ निरंतर बात की, कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहा है, निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकसित की जा रही हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, ये विद्युत वितरण तंत्र में अधिक अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने और विद्युत की विश्वसनीयता आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जल की कमी है, ये गंभीर समस्या है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे और वर्षा के अनियमित प्रतिरूप, कभी सूखा आ जाता है, कभी कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, के कारण अनियमित प्रतिरूप के कारण और भी गंभीर हो गई है। ड्रिप सिंचाई और परिशुद्ध कृषि जैसी वैकल्पिक जो तकनीकें आई हैं कृषि में जल दक्षता को बढ़ा सकती हैं। तो एक ड्रिप सिंचाई हो गया और परिशुद्ध कृषि है। तो ड्रिप सिंचाई और देखिए दक्षता, जो जल दक्षता बढ़ाने में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जो अच्छी हो रही है, वो एक ड्रिप सिंचाई है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है परिशुद्ध कृषि। इसका मतलब होता है प्रेसीजन एग्रीकल्चर का आ गया, प्रेसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसी तकनीकें जो हैं कृषि में जल दक्षता को बढ़ा सकती हैं, जिससे जल की खपत कम हो सकती है और फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्या है, अपशिष्ट जल उपचार की विकेंद्रीकृत प्रणाली अपशिष्ट जल प्रबंधन और सिंचाई एवं पीने के इतर जल के अन्य उपयोगों के लिए जल को पुनर्चक्रित करने के हेतु एक स्थायी समाधान प्रदान करती है। तो अपशिष्ट जल उपचार जो है, तो बहुत बड़ा अपशिष्ट जल उपचार की विकेंद्रीकृत प्रणाली, जो ये अपशिष्ट जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, अपशिष्ट जल प्रबंधन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की गई है, और सिंचाई एवं पीने से इतर जल के अन्य उपयोगों के लिए, देखिए वेस्ट वाटर ट्रीट करके जल पानी के लिए भी यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए भी, वॉशिंग के लिए भी, मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। जल के पुनर्चक्रित, बार बार रिसाइकिल करो के हेतु एक स्थायी समाधान प्रदान करती है। भारत में ड्रिप सिंचाई, जल बचत और तकनीकी का चलन बढ़ रहा है। वास्तव में तो भारत में किसका, ड्रिप सिंचाई का, जल बचत तकनीक का चलन बढ़ रहा है। वास्तव में महाराष्ट्र में तरबूज की कृषि के लिए वाले किसानों ने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उत्पाद स्तर में वृद्धि की। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो तरबूज की कृषि वाले किसानों ने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उत्पाद की वृद्धि की। जल के उपयोग में 70% की कमी की। यह इस पद्धति का महत्वपूर्ण जल संरक्षण क्षमता को दर्शाता है। ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करिए आप। देखिए परिशुद्ध कृषि दृष्टिकोण क्या है। परिशुद्ध कृषि दृष्टिकोण में लक्षित जो संसाधन उपयोग के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। ठीक है, गुजरात के स्मार्ट सिंचाई मिशन, कहाँ का? गुजरात का स्मार्ट सिंचाई मिशन जैसी पहल, जिसमें सिंचाई कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिए सेंसर और रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाता है, किसानों को अधिक सटीक निर्णय लेने और जल के अपव्यय को कम करने में मदद रही है। भारत में खाद्य संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल कृषि अनिवार्य है। तो जलवायु अनुकूल कृषि किया जाए, जैविक खेती किया जाए, कृषि वानिकी और पर्माकल्चर, सतत कृषि सहित कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियाँ जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य एवं चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अनुकूलता को बढ़ावा देती है। ठीक है, इससे अतिरिक्त ड्रोन IoT सेंसर और पूर्वानुमानित विश्लेषण जैसी सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों, डाटा संचालित निर्णय लेने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाती है। जैसे एक एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया गया था, एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म, और भी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर की किए गए हैं, जिसमें सॉइल की मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी बताई जाएगी। अगर ये खेत है तो खेत सॉइल है कि सॉइल की क्वालिटी बताई जाएगी कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कि कौन सी मिट्टी कौन से क्रॉप के लिए अच्छा है। ठीक, मौसम के बारे में डाटा दिया जाएगा कि मौसम कैसा है, बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली, इसका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए भी डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारे ऐप आए हुए हैं जो वेदर डेटा देते हैं। जैसे एक ऐप एग्जांपल सेन क्रॉप एक ऐप आया है, ये वेदर डेटा देगा, बहुत अच्छा डेटा देगा कैसा है। तो देखिए ड्रोन से पता कर लो, IoT सेंसर लगा लो, ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे पूर्वानुमानित विश्लेषण जैसी सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों को डेटा संचालित निर्णय लेने में और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सब सक्षम बनाएगी। ठीक है, ये सब सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर में, मेनली ये कहना है इसका। ठीक है, और ये एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पे सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ठीक है, अब ये डेवलप किया जा रहा है किसान के लिए, किसान का ID, जैसे फार्मर ID बनाई जाएगी, एक फार्मर ID है ये, किस पे? एग्रीस्टैक पे। एग्रीस्टैक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक लेक्चर में अलग से ले लूँगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं।
भारत में तेज़ी से शहरीकरण हुआ, ठीक है। तो भारत का तेज़ी से शहरीकरण बुनियादी अवसंरचना पर दबाव और वायु प्रदूषण, जलवायु संबंधी जो आपदाएं, इसके प्रति सुभेद्यता के मामले में चुनौतियां पेश करता है। निष्क्रिय डिज़ाइन रणनीतियां और ऊर्जा कुशल सामग्री जैसी हरित भवन प्रौद्योगिकियां ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु भवन आधार सहनीयता को बढ़ाती हैं। तो देखिए बात ये है, थोड़ी सी टफ हिंदी है, कि भारत को जो तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, बुनियादी अवसंरचना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे दबाव आया है, रिसोर्सेज पे दबाव, लोग शहर में आए तो उनकी डिमांड बढ़ गई, और चीज़ों की, ज़मीन की, पानी की, बिजली की, हर चीज़ की डिमांड बढ़ी कि नहीं, क्योंकि एक जगह लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए। फिर वायु प्रदूषण हुआ, ये लोग रह रहे हैं तो वेस्ट भी तो निकालेंगे, ठीक है, वायु प्रदूषण कर रहे हैं। जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति सुभेद्यता के मामले में चुनौतियाँ पेश करता है। निष्क्रिय डिज़ाइन रणनीतियाँ और ऊर्जा कुशल जो सामग्री है, जैसी ऊर्जा कुशल सामग्री जैसी हरित भवन प्रौद्योगिकियाँ, क्या हरित भवन प्रौद्योगिकियाँ ऊर्जा की खपत को कम करते हुए भवन की आघात सहनीयता को बढ़ाते, जो भी भवन, तो एक तो है हरित भवन प्रौद्योगिकियाँ, ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव वाला पार्ट है, और भवन आघात सहनीयता को भी बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त शहरी हरित स्थान और पारगम्य फुटपाथ जैसी प्राकृतिक आधारित समाधान नगरीय ऊष्मादीप प्रभावों को कम करते हैं तथा बाढ़ आघात सहनीयता को बढ़ाते हैं। तो देखिए बाढ़ आघात सहनीयता को कौन बढ़ावा देगा? शहरी हरित स्थान और पारगम्य फुटपाथ, ठीक है। इससे नगरीय ऊष्मादीप प्रभावों को कम करते हैं। ये क्या करते हैं? नगरीय ऊष्मादीप प्रभावों को कम करते हैं ये सब। वेट अ मिनट, तो 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। तो नगरीय ऊष्मादीप प्रभावों को कम किया जाता है कैसे? ये आइलैंड इफेक्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, एक मिनट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसमें होता क्या है? ये मान लो शहर है, ये मान लो शहर बना दिया मैंने, तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, प्लस्तर के रोड होते हैं, मतलब कोल डामर के। इससे क्या हो, जो हीट होती है, जो हीट आ रही है शहर में, वो ट्रैप हो जाती है, इसी में बंद रह जाती है, ट्रैप हो गई हीट, और ये निकल नहीं पाती है। तो जो शहरी एरिया है, ये जो शहर का एरिया है, ये शहर का एरिया अगर ये ले लो, तो आसपास के एरिया से जो शहर वाला ज़्यादा टेम्परेचर इसमें होता है और इसमें हीट ज़्यादा होता है, तो जो शहर का एरिया है ये ज़्यादा गर्म है, इन रिस्पॉन्स टू आसपास का एरिया कम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि शहर में जो है हीट ट्रैप हो गई, सारा हीट जो भी आया, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंगें, इसी को कहा जाता है अर्बन हीट। तो यहाँ पे कैसे कम किया जाएगा? तो देखिए यहाँ शहरी हरित स्थान, तो एक तो करना शहरी हरित स्थान और पारगम्य फुटपाथ जैसे प्रकृति आधारित समाधान नगरीय ऊष्मदीपों को प्रभावों को कम करते हैं तथा बाढ़ की आघात सहनीयता को बढ़ाते हैं, जिससे सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिल जाता है। आइए आगे देखा जाए। आंतरिक दहन इंजन वाले परंपरागत वाहन, आंतरिक दहन इंजन वाले, कौन से? आंतरिक दहन इंजन वाले परंपरागत वाहन द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, तो देखिए फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है, फॉसिल फ्यूल जो यूज़ करते हैं पेट्रोल वट्रोल, वो वाले वाहन, जो आंतरिक दहन इंजन वाले वाहन के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो चुनौतियाँ, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आवश्यकजनक समाधान है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? एक बहुत ही आवश्यकजनक समाधान है। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। तो यहाँ समाधान की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आंतरिक दहन इंजन वाले परंपरागत वाहनों का समाधान है।
विद्युत ऊर्जा को अपनाने अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयोग करके, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ईवी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं पार्टिकुलेट मैटर जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान करता है कि हानिकारक उत्सर्जन को कम कर देगा। तो कौन करेगा? ईवी क्या कम करेगा? CO2 का एमिशन, NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, कणिक जो पार्टिकुलेट मैटर हैं 10.0 या 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर बहुत खतरनाक होते हैं 2.5 10 वाले, क्योंकि ये माइक्रोमीटर्स में होते हैं और ये लंग वंग में चले जाते हैं, इंसान की हेल्थ को ख़राब करते हैं या हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं। तो ये वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान करता है कि इनके हानिकारक उत्सर्जन से ये बचाएगा। चलिए आइए आगे देखा जाए। ईवी के प्रमुख लाभों में से एक शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में एक तो सुधार आएगी। पारंपरिक वाहनों के विपरीत जो सीधे अपने टेल पाइप से प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं, ईवी जो है वो शून्य टेल पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करता है। तो कितना? ईवी शून्य टेल पाइप उत्सर्जन उत्पन्न करता है। कौन? ईवी। इसका अर्थ है कि वे संचालन के दौरान वायु में हानिकारक प्रदूषक मुक्त नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य और पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त ईवी के पर्यावरणीय लाभों को सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से चार्ज करके और भी बढ़ाया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा के स्वच्छ व नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके ईवी के उपयोगकर्ता अपने कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल करके, ठीक है, ईवी के जो उपयोगकर्ता जो हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम किया। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको चलाना है, बैटरी चार्ज करना है, तो ये बैटरी है। अब बैटरी कैसे चार्ज होगी? बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट तो कम होगा ही, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। आपको कोयला नहीं जलाना पड़ेगा, ठीक है। कोई ये पेट्रोल डीजल ये सब जला रहे हो, सब निकल रहा है, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। समग्र पर्यावरणीय प्रभाव कम कर। ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच यह संतुलन अधिक संधारणीय एवं कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर संक्रमण में योगदान है, ठीक है। तो ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच यह संतुलन अधिक संधारणीय एवं कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर संक्रमण में योगदान करता है। आइए आगे देखा जाए। थोड़ा लंबा हो रहा है पर क्या किया जाए, नहीं हो पाएगा। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहायता, नीतिगत फ्रेमवर्क और संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भाई क्षमता निर्माण करना है किसके लिए? प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहायता, नीतिगत फ्रेमवर्क और संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्या है? जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु तन्यकता के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है और जिसमें प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार पर बल दिया जाता है। तो किस पे? प्रौद्योगिकी विकास पर और प्रसार पर। और जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु तन्यकता के लिए। आइए आगे देखा जाए। इसके अतिरिक्त नवाचार को बढ़ावा देने और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियां, अनुसंधान संस्थाएं एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है। चलिए आइए आगे देखा जाए। एक मिनट। अपनी क्षमता के बावजूद वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को उच्च अग्रिम लागत, तकनीकी जटिलता और संस्थागत निष्क्रियता। तो संस्थागत निष्क्रियता, जटिलता, लागत, ये सब सारी चीज़ें बाधाएं हैं, ये सब, ठीक है। ये बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण, क्षमता को बढ़ाना, अनुसंधान का विकास करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जब पैसा वैसा लगाएगा तो आपको फाइनेंशियल क्रंच की दिक्कत नहीं होगी, पैसा मिल जाएगा। इसको बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल सहयोग, वर्ल्ड बैंक का सहयोग, ये लोग भी पैसा वैसा दे देंगे और टेक्नोलॉजी मिल सकती है बाहर से। वित्त पोषण तंत्र का लाभ उठाने से प्रौद्योगिक अंतरण एवं अभिग्रहण में तेजी आ सकती है। तो प्रौद्योगिक अंतरण एवं अभिग्रहण में तेजी आ सकती है, जिससे विकास के अवसर और भी खुल जाते हैं। अंतकरण और अभिग्रहण, ये सब देखिए। गुजरात सोलर पार्क बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है, जो लाखों लोगों को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करता है। इसी तरह सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन कृषि तन्यकता जो है, कृषि एग्रीकल्चरल चेंज है, सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन कृषि
तन्यकता को बढ़ावा और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने में जैविक खेती की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। चलिए नॉर्मल चीज़ें। केरल का कुट्टानाड में, केरल के कुट्टानाड में एक ऐसा सरल समाधान है जिसके तहत भूमि पर स्थान घेरे बिना सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अप्रयुक्त जल निकायों का उपयोग किया जाता है। 120 मेगावाट का यह फार्म है जो भारत में सबसे बड़ा संचालित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। भारत में जलवायु तन्यकता बनाने के लिए जलवायु, ये बहुत देर से, ये तन्यकता रिजिलियंस है, अगर कोई इंग्लिश में देख रहा हो तो रिजिलियंस है। ठीक, चलिए आगे भी हमने डिस्कस किया था। तो भारत में जलवायु तन्यकता, ठीक है, जलवायु रेजिलियंस तन्यकता में बनाने के लिए एक अभिनव समाधान की आवश्यकता है। जो अभिनव समाधान, ठीक है, अभिनव समाधान, ठीक है, नया हो, थोड़ा सा अभिनव समाधान की आवश्यकता है और जो आर्थिक विकास का पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करे। क्या आर्थिक विकास भी हमारा हो और पर्यावरणीय स्थिरता भी रहती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ में पर्यावरणीय स्थिरता भी हो, इन्वायरमेंट भी, क्लाइमेट चेंज कम पड़े, असर कम पड़े, इसमें सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां, जलवायु अनुकूल विकास, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन, कुशल जल प्रबंधन, संधारणीय कृषि और आघात सह शहरी बुनियाद संरचना की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। तो जो क्या यहाँ लिखा है कि वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां जो हैं वो जलवायु अनुकूल विकास, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन, कुशल जल प्रबंधन, संधारणीय कृषि, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, संधारणीय कृषि, आघात सह शहरी बुनियाद और आघात सह शहरी बुनियाद, मतलब एक भाई अर्थक्वेक आ जाए या कोई ऐसा जलजला आ जाए तो भाई जो है बिल्डिंगें ऐसी रहें, खड़ी रहें, गिरे विरे ना, उनको चोट ना आए। आघात सह शहरी बुनियादी अवसंरचना की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। हालांकि उनकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए सहायक नीतियां, संस्थागत क्षमता निर्माण और हितधारक सहयोग की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां को अपनाकर भारत समावेशी और सतत विकास, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। सरकारी एजेंसियां, एक मिनट, सरकारी एजेंसियां, शोध संस्थान, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों को नवाचार का बढ़ावा देने तथा वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। संसाधन, विशेषज्ञता और ज्ञान को संगठित करके ये सहयोगी प्रयास तकनीकी अभिग्रहण की गति को तेज कर सकते हैं और जलवायु तन्यकता रेजिलियंस की दिशा में सार्थक प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जलवायु के बारे में बान की मून ने लिखा है, क्या लिखा है कि जलवायु परिवर्तन एक संधारणीय भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन साथ ही जलवायु चुनौतियों से निपटना सभी के लिए समृद्धि, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर भी प्रस्तुत करता है। ये बान की मून में कहा है। देखिए हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, अब हम इसको समाप्त करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। अगर आपको इससे अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई कमी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक